मेरा नाम अंजना है। बहुत छोटी थी जब मुझे मेरी माँ दुनिया से छोड़कर चली गई थी। माँ की गोद याद नहीं, लेकिन उनके चले जाने के बाद की खामोशी याद है। पिताजी की आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। मेरे पिताजी एक सरकारी क्लर्क थे, मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन हमें खुश रखने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम दो भाई बहन थे। अखिल मेरा बड़ा भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। मैं अपना हर फैसला अपने भाई की मर्जी से लिया करती थी और उसके लिए शॉपिंग भी खुद ही किया करती थी। एक दिन की बात है, जब दिवाली करीब थी, पिताजी शॉपर लेकर घर आए, खुशी से कहने लगे कि देखो मैं क्या लाया हूँ। अखिल ने खुशी से लपक कर शॉपर खोला। उसमें नए खूबसूरत कपड़े थे। मैं भी पीछे से देख रही थी। दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कुछ कहे बिना कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए पिछले साल जो कपड़े लेकर आया था, तुम्हारे लिए वही ठीक है। अभी वो भी नए रखे होंगे, उनको ही निकाल कर पहन लेना। मैंने सर हिला दिया और एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। मेरे दिल में जो था उसे मैं छिपाना सीख चुकी थी। अखिल को ही ज्यादा अहमियत दिया करते थे क्योंकि वो घर का बेटा था, इकलौता वारिस था। मैं तो एक दिन विदा होकर चली जाऊंगी। अखिल हमेशा हर काम में आगे रहता था। खाना हो या पढ़ाई, ये जो मोहब्बत अपने बेटे के लिए थी वो मेरे लिए नहीं थी। स्कूल में मुझे कोई पूछता कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो मैं कहती कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। ये नहीं बताती थी कि मेरे लिए वो कभी कुछ खास नहीं लेकर आए। अखिल अगर कोई चीज़ तोड़ देता तो पिताजी कहते हैं कि लड़के तो शरारती होते हैं, और अगर मैं कुछ गलत कर बैठती तो कहते कि तुम्हें तो अपनी माँ की कमी का अंदाज़ा होना चाहिए। तुम लड़की हो, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। एक दिन माँ की तस्वीर साफ करते हुए मैंने पिताजी से पूछा कि माँ कैसी थी। कुछ देर खामोश रहकर उन्होंने धीरे से जवाब दिया कि बहुत अच्छी थी, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसी है। ये शब्द सुनकर मुझे खुशी हुई थी। मैं हर दिन ये सोचकर गुजारती कि पिताजी का प्यार तो कभी मेरे हिस्से में नहीं आएगा। शायद मेरी कुर्बानियाँ, मेरी खामोशियाँ कभी किसी को नजर आ जाए। मैंने समझ लिया था कि बेटियां सवाल नहीं करती, बेटियां बस कुर्बानी देती हैं। मैं स्कूल से कॉलेज तक पहुंच चुकी थी और अखिल यूनिवर्सिटी में। हम दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन घर वहीं था। अखिल अपने फैसले खुद करने लगा था और पिताजी हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक शाम अखिल घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसने पिताजी को एक कोने में ले जाकर कुछ देर बात की और फिर रात के खाने पर पिताजी ने खुद ही बता दिया कि अखिल अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। उसका नाम रश्मि है। मैंने अखिल को बधाई दी। उसने अपना सर झुका लिया। अगले ही हफ्ते हम रश्मि के घर रिश्ता ले गए थे। कुछ दिन बाद रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो गया था और बिना किसी रुकावट के शादी का दिन भी तय हो गया। पिताजी बहुत खुश थे, मगर मेरी जिंदगी ने यह खामोश मोड़ ले लिया था। पिताजी ने मुझे एक दिन आवाज़ देकर पास बुलाया। कहने लगे कि बेटा, तुमसे एक बात करनी है। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। बहुत अच्छा है, लड़का बहुत शरीफ है, उम्र में तुमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो इज्जतदार और दौलतमंद है। मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है। अगले महीने ही तुम्हारी शादी है। मैं खामोश रही। फिर मैंने धीरे से कहा कि पिताजी, आपने मेरी एडवाइस नहीं ली, आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। उन्होंने कहा कि बेटियों से कहाँ उनकी मर्जी पूछी जाती है। घर बसाने के लिए तुम्हारे लिए ये बेहतर रिश्ता है। मैंने इनकार नहीं किया। वैसे भी मुझे आदत थी, मैंने कभी पिताजी की किसी बात पर इनकार नहीं किया था। मैं जानती थी कि इस घर में मेरी चाहत की कोई अहमियत नहीं है। अखिल की शादी का टाइम आ गया था। घर में मेहमान थे। मैंने सबके सामने खुश रहने की कोशिश की, दुख अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अखिल की शादी हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे पति का नाम मानव था, जो कि उम्र में मुझसे पूरे 12 साल बड़े थे, अमीर थे। शायद इसीलिए पिताजी को यह रिश्ता पसंद आया। शादी के दिन अखिल ने कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि मानव के साथ तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने बस सर हिला दिया। मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। पति का बंगला, नौकर, बड़ी गाड़ी,
ये सब कुछ मेरे लिए नया था, अजनबी था। मानव अपना ज़्यादातर टाइम अपने बिजनेस में गुजारते थे और मैं दिन भर घर में अकेली बैठी रहती थी। महीने में एक बार मुझे अपने मायके जाने की परमिशन मिलती, वो भी अपने पति के साथ में जाती थी, तो सब खुश हो जाते थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व होता था। अखिल मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और भाभी भी, वो सिर्फ मुस्कुराया करती थी। एक दिन मैं मायके गई तो माँ की पुरानी तस्वीर पर नज़र पड़ी। तस्वीर को साफ करते हुए पिताजी कहने लगे कि आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें इतने सिंपल तरीके से विदा नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सही फैसला किया। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि अखिल की शादी उन्होंने धूमधाम से की थी और मेरी शादी सिंपल तरीके से। मैं खामोश खड़ी रही। मैं जानती थी कि पिताजी को मेरी खुशी से ज़्यादा मेरी शादी की फिक्र थी। वक्त गुजरता गया। भाभी की जिंदगी भरपूर थी, खुशियों से भरी हुई। वो हमेशा घूमने के लिए जाया करती थी और सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती थी। मैं एक दिन अपने पति के साथ बाजार गई तो रास्ते में भाभी और अखिल को हाथों में हाथ डाले हुए देखा। मैंने हाथ हिलाया तो पलटकर अखिल ने भी हाथ हिलाया, लेकिन भाभी ने मुंह फेर लिया। मैं घर जाकर सोचने लगी कि मेरी पसंद के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैंने जो कपड़े पहने, जो खाया, जो जिया, वो सब दूसरों के फैसले का नतीजा था। फिर भी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी एक नया रुख ले चुकी थी। मेरे पति के साथ रहना एक अलग ही दुनिया थी। वो उसूलों के बहुत पाबंद थे और बहुत कम बोलने वाले इंसान थे। उनके घर में सुकून तो था, लेकिन जिंदगी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने समझौते से अर्ज़े नष्ट करना सीख लिया था। सुबह 7 बजे नाश्ते की टेबल तैयार हो जाती थी। मेरे पति अखबार के साथ टेबल पर बैठते और मैं खामोशी से चाय का कप सामने रख देती। उसके बाद वह ऑफिस चले जाते और मेरे दिन का ज़्यादातर समय अपने कमरे में गुजरता था। मैं वक्त को गिनने लगी। शादी के कुछ महीने इस तरह से गुजर गए। महीने में एक बार मैं अपने पति के साथ खामोशी से अपने मायके चली जाती थी और रास्ते भर खामोशी ही रहती थी। मानव के मोबाइल पर लगातार फ़ोन आते रहते थे, बिजनेस पार्टनर्स के। एक बार मैं मायके पहुंची तो पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए थे। मुझे देखते ही खुश हो गए कि मेरी बेटी आ गई। उन्होंने मुझे मुस्कुराकर देखा। मैंने पिताजी का आशीर्वाद लिया और अखिल को देखा, जो आंगन में बैठा मोबाइल में बिजी था। रश्मि भाभी अंदर से चाय लेकर आई। मुझे देखते ही कहने लगी कि आज बड़े दिनों के बाद आई हो। लगता है तुम्हारा पति तुम्हें घर में कैद रखता है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो काम में बिजी रहते हैं। पिताजी ने अखिल से कहा कि बेटा, कुछ समय अपनी बहन को भी दो। तुम्हारी बहन घर आई है, उसके साथ बातें करो। अखिल ने सर हिला दिया, मोबाइल रखा और कहने लगा कि कैसी हो अंजना, तुम्हारी कंडीशन देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैंने हल्की आवाज़ में कहा कि हाँ, सुकून से हूँ। वापसी पर मेरे पति ने कहा कि ज़्यादा देर लग गई, तुमने अपने पिताजी से कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि नहीं, बस उनके हालचाल पूछे थे और वही पुरानी बातें। मैंने मामूली सा जवाब दिया। घर जाकर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि अगर महीने में 2 बार मैं अपने मायके चली जाया करूं, तो उन्होंने नज़र ऊपर की। अंजना, तुम्हारा वहाँ बार बार जाना ठीक नहीं है, लोग बातें करते हैं। हमने कभी तुम्हें किसी कमी का मौका नहीं दिया, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बार बार वहाँ जाने की। बात खत्म हो गई। मैं समझ चुकी थी कि यह दरवाज़ा खुलने वाला नहीं। मेरे पास वक्त बहुत था, मगर इस वक्त में कुछ नया नहीं था। हर रोज़ वही टाइम पर खाना खाना, सोना। कभी कभी पति के दोस्त आते, उनकी पत्नी भी साथ होती। एक दिन उनमें से एक औरत ने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी हो सकती है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पिताजी के बारे में मुझे अखिल से पता चल जाता था। वो कभी फ़ोन पर पिताजी की शिकायत करता कि वो टाइम से दवाई नहीं ले रहे। मैं उनके लिए फ़िक्र करती थी और सोचती थी कि चलो, अखिल पिताजी का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। एक दिन मेरे पति ने कहा कि हमें एक पार्टी में जाना है, तो मैं रात को जल्दी तैयार हो जाऊं। मैं जैसे ही तैयार होकर आई तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, ये तुम पर अच्छा नहीं लगता, कुछ और पहन लो। मैंने हल्के गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उनको पसंद नहीं आई थी। मैं चुपचाप ऊपर आ गई और दूसरी साड़ी निकालकर पहन ली। ये मेरी जिंदगी का नया चेहरा था। इज्जत तो थी, मगर ये फैसला किसी और का था।
मैंने खुद को संभालना सीख लिया था। एक बार जब मैं मायके गई तो पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटी तुम बदल गई हो, पहले बहुत बोलती थी, अब बस सुनती हो। मैंने हल्के से कहा कि पिताजी, इंसान हालात के साथ बदल जाता है, कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अखिल ने बात बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम्हारा पति तो बहुत अमीर इंसान है, हमारे काम में मदद कर सकता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन वो बिजनेस के मामले में किसी की नहीं सुनते। मैंने वापसी पर इस बारे में अपने पति को बताया तो वो खामोशी से उठे और सख्ती से कहने लगे कि आइंदा मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि रिश्ते कारोबार से अलग रखना चाहिए। मैं खामोश हो गई। मेरे पति ने मुझे जैसा रखा था, मैं ऐसे ही माहौल में ढलने लगी। मुझे बस एक सुकून था कि मेरे पिताजी भाई के साथ हैं, वो उनका ख्याल रख रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी था। एक दिन अचानक मुझे ड्राइवर के साथ अपने मायके आना पड़ा। कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, मगर सोचा जाए तो इससे बड़ी वजह कोई हो ही नहीं सकती। मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरी पत्नी से ज़ुबान चलाने की ये आवाज़ अकील की थी, जो गुस्से से भरी हुई थी। मैं वहीं ठिठक गई। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर बातें सुनना बर्दाश्त से बाहर हो गई। आखिर मैं भी इंसान हूँ। फिर एक आवाज़ आई कि जो कमज़ोर और कांपती हुई थी पिताजी की। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा था कि ज़ुबान को लगाम दो, तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर। इतने में ही एक थप्पड़ की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। पास ही एक औरत खड़ी हुई थी, हमारी पुरानी पड़ोसन ज्योति काकी। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, वो आगे बढ़ी और कहने लगी कि बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई रोज तुम्हारे पिता को मारता है। हम तो अब कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ कहो तो तुम्हारी भाभी कहती है कि ये हमारे घर का मामला है। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं उनकी तरफ देखती रही, तभी अचानक अंदर से पिताजी की चीख सुनाई दी, जैसे कोई बुरी तरह से गिरा हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा और अखिल को आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अंजना। मोहल्ले की 2-3 औरतें जमा हो गईं। सब एक दूसरे को देखकर सर हिला रही थीं कि बूढ़ा पिता है और बेटा उनको मारता है। दरवाज़ा खुला, सामने ही रश्मि खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, जैसी उसे खबर नहीं हो कि मैं बाहर हूँ। उसने कहा कि तुम कब आई? मैंने कुछ कहे बिना अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा दिल बैठ गया था। पिताजी ज़मीन पर गिरे पड़े थे, उनके होंठ से खून बह रहा था। अखिल उनकी तरफ खड़ा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी को मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं उनके पास गई, उन्हें सहारा दिया, उनके होंठों से खून साफ किया और उन्हें सीने से लगाकर बैठ गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पिता है हमारे। अखिल घबराकर कहने लगा कि पिताजी गिर गए थे, खुद को मार रहे थे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने गुस्से से कहा कि चुप रहो, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुमने इन पर हाथ उठाया। रश्मि आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, सच बात कुछ और है। मैंने उसका हाथ झटक दिया कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। गलत फहमी तो तब हुई थी जब मैं सोच रही थी कि मेरा भाई मेरे पिता का ख्याल रख रहा है। पिताजी ने आंखें खोलीं। उन्होंने कहा कि बेटी, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलो, आपको यहाँ नहीं रहना, मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। अखिल आगे बढ़ा और कहने लगा कि तुम इन्हें कहाँ ले जाओगी? इनका इलाज यहाँ से होगा। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि रहने दो, इलाज कर लिया तुमने, मैं अपने पिता का ख्याल खुद रख सकती हूँ, जैसे बेटियाँ रखती हैं। मोहल्ले वाले खामोशी से तमाशा देख रहे थे। रश्मि ने एक आखिरी कोशिश की, कहने लगी, तुम इन्हें कहाँ लेकर जाओगी? तुम्हें तो खुद डिवोर्स हो चुकी है। मैंने एक नज़र रश्मि पर डाली और पर्स में से गिरे डिवोर्स के पेपर्स को उठाकर अपने पर्स में दोबारा रख लिया। मैंने कहा, ये कागज़ तुम्हारे लिए मेरी कमज़ोरी हो सकता है, लेकिन मैंने पिताजी की हालत देख ली है, अब वही मेरी जिम्मेदारी है। अखिल ने मेरी तरफ देखा, वो खामोश खड़ा रहा। मैं पिताजी को सहारा देकर घर से बाहर निकल आई। उनके कपड़े, दवाइयाँ और कुछ सामान इकट्ठा किया। पिताजी कहने लगे कि बेटा, मेरा बैग बस वो ले लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनके कमरे में से एक बैग लिया जिसमें कुछ कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। वो लिए
और पिताजी का हाथ पकड़कर घर से निकल आई। गाड़ी में बैठते समय पिताजी ने कहा कि एक समय था जब मुझे लगा था कि अखिल मेरा सहारा बनेगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि पिताजी, जो हो गया सो हो गया, अब जो होना है वो मैं खुद देख लूँगी। गाड़ी मोहल्ले से निकल चुकी थी। मैंने पिताजी को साथ लिया, मगर मंजिल का कुछ पता नहीं था। दिल में एक ही बात थी, पिताजी को उस घर में नहीं छोड़ सकती जहाँ रोज़ उन पर अत्याचार होता है। थोड़ी दूरी पर मेरी एक दोस्त का घर था जो मेरे कॉलेज के टाइम की फ्रेंड थी। दरवाज़ा खटखटाया तो वो खुद बाहर आई। मुझे और मेरे पिताजी को देखकर परेशान होने लगी। कहने लगी कि अंजना, सब ठीक है ना? अंकल की ये हालत कैसे हुई? मैंने कहा कि बस इतना समझ लो कि कहानी बहुत लंबी है और मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। उसने हमें अंदर लिया, तसल्ली से बैठाया, पानी दिया और पिताजी के लिए बिस्तर लगवाया। मुझे खामोशी से बैठने का इशारा किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे ससुराल वाले कल वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तुम अंकल को ले जाकर रख सकती हो। उसने मुझे एक वृद्ध आश्रम का पता दिया। अगले दिन हम सुबह वहाँ पहुँचे। वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था। मेरे पिताजी को एक कमरा दे दिया गया और कुछ कागजी कार्यवाही मैंने पूरी कर दी थी। पिताजी खामोश बैठे हुए थे। मैं उनका बैग खोलकर कपड़े सेट कर रही थी, तभी मेरी नज़र उनके बाजू पर पड़े नील पड़ गई। मैंने धीरे से कहा, ये कब लगा आपके? उन्होंने कहा कि बेटा, पिछले हफ्ते जब मैंने अखिल से कहा था कि तुम्हारी पत्नी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना किया करे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ एक दिन की बात नहीं थी, वो दिन गुजरे। मैं रोज़ आती, दवाइयाँ लाती, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाती। मैं खुद भी करीब के हॉस्टल में रह रही थी। तीसरी सुबह जैसे ही वहाँ पहुँची तो देखा कि पिताजी खिड़की के पास बैठे हुए थे। किसी गहरी सोच में खोए हुए मैं उनके पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए। अगले दिन मैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेने बाजार जा रही थी, जब मोहल्ले की वही पुरानी औरत ज्योति काकी मुझे रास्ते में मिली। कहने लगी कि बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे पिता की हालत रोज़ बिगड़ती जा रही थी। तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला था। अगले दिन जब मैं वृद्ध आश्रम वापस आई तो देखा एक गाड़ी बाहर रुकी हुई थी। दरवाजे पर अखिल खड़ा था, चेहरे पर परेशानी लेकर, आंखों में वही जिद। अंजना, तुमने जो कुछ भी किया उसका कोई हक नहीं था। वो मेरे पिता थे और तुम लेकर चली गईं। किसी को बताया भी नहीं। मैंने पिताजी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंदर जाओ, अगर हिम्मत है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। अखिल ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पिताजी ने उसे देखा उसने नज़र झुका ली। मैंने दरवाज़ा थामकर कहा कि रुक जाओ। तुमने उन पर हाथ उठाया, गाली दी, उनकी बेइज्जती की, अब उनके सामने मत आओ। और तुम्हारी पत्नी ने भी तो, तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी थी ना। उसने कहा कि तुम अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। हमने पिताजी का बहुत ख्याल रखा है। मैंने अपने पर्स से डिवोर्स के पेपर्स निकाले और हवा में लहराए। कहा कि देखो, जब तुम मेरे पति के सामने मुझे बेऔलाद कहते रहे, जब मेरी जिंदगी टूट रही थी, तब तुम कहाँ थे? मेरे पिता झूठे भरोसे के पीछे पिसते रहे। अखिल एक शब्द न बोल सका। पिताजी की आवाज़ कमरे से आई, बेटी, उसे अंदर मत आने देना। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अखिल खामोशी से पीछे हटा, गाड़ी में बैठकर जाते जाते। एक नज़र उसने पीछे डाली, लेकिन मैंने पिताजी का हाथ थाम लिया था और कमरे की तरफ वापस आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं वृद्धाश्रम पहुंची तो रोज़ की तरह पिताजी खिड़की के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर सुकून के एक्सप्रेशन थे, जैसे अब वो खुद को सलामत रखने लगे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, उन्हें दवाई दी और फिर एक लम्हे रुक गई। मैंने कहा, पिताजी, आज आपसे एक बात करनी है जो मैंने कभी किसी से नहीं की। उन्होंने मेरी तरफ देखा खामोशी से, जैसे पहले से ही जानते हो कि आज मैं कुछ ज़रूरी बात कहने वाली हूँ। मैंने कहा, आपको पता है कि मेरी डिवोर्स क्यों हुई है? मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ इतना सुन लिया था कि मैं निसंतान हूँ, लेकिन सच कुछ और था। पिताजी कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने हाथ से इशारा करके उनको रोक दिया कि पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए।
मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं हर समय प्रार्थना करती थी, दवाइयाँ लेती रही, सब कुछ किया कि शायद मैं माँ बन सकूं, लेकिन हर महीने जब उम्मीद टूटती तो सास का बिहेवियर बहुत खराब हो जाता था। मानव भी खामोश रहते थे, लेकिन मेरी सास मुझे हर बार बांझ होने का ताना दिया करती थी। पिताजी का चेहरा सीरियस हो गया। मैं बोलती रही कि एक दिन मैंने खुद हिम्मत की, मानव के साथ अस्पताल गई। दोनों का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई तो पता चला कि मैं नहीं बल्कि वो पिता बनने के काबिल नहीं है। पिताजी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा कि बेटा, तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये सच सबके सामने आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने वो रिपोर्ट भी छुपा ली थी, चुपचाप सब कुछ सहते रही। मैंने गर्दन झुकाई और फिर धीरे से कहा कि एक दिन जब मेरी सास ने हद पार कर दी, मैंने पहली बार अपना मुंह खोला, साफ कह दिया कि तुम्हारा बेटा खुद पिता बनने के काबिल नहीं है। ये सुनते ही मानव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि निकल जा, मेरे घर से तेरे जैसी 10 आ जाएंगी, सिर्फ पैसा होना चाहिए, और उसने मुझे डिवोर्स दे दी। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोश बैठे रहे। मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, न आपको न अखिल को, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा दर्द मेरा है। मैंने धीरे से पिताजी का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इतनी बड़ी तकलीफ अकेले सह रही हो। मैंने कहा कि मुझे तकलीफ मानव से नहीं, मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि आपने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। पिताजी ने कहा कि मेरी सोच यही थी कि बेटी का फर्ज है पति के साथ रहना, वो घर बसाए चाहे जैसी भी हालत हो। इसी सोच ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैंने कहा, पिताजी, और आज मैं यहाँ हूँ, न पति है न अपना घर है, लेकिन आप मेरे साथ हो और मुझे बस आपकी फिक्र है। पिताजी कहने लगे कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी मुझे वापस जिंदगी दे देगी। उसी समय मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने कहा, पिताजी, हम यहाँ ज़्यादा दिन और नहीं रह सकते। मैं आपको किसी बेहतर जगह ले जाना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ इज्जत और सुकून हो और आपको अपनी बेटी पर बोझ महसूस न हो। मैं खुद कमाना शुरू करूँगी, कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी जिससे आपकी दवा, आपकी ज़रूरत सब पूरी हो सके। अगले दिन मैंने वृद्ध आश्रम की मैनेजर से बात की। मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है, जैसे सफाई करना, खाना बनाना? उन्होंने हैरानी से पूछा कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो इतनी मुश्किलें क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें तो कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे अब किसी पर बोझ नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सिलाई आती है। मैंने कहा कि जी, तो उन्होंने मुझे सिलाई का काम दे दिया, कपड़ों की सिलाई, बेडशीट की सिलाई और कुछ पुराने कपड़ों की मरम्मत। मैं वही कमरे में बैठकर मशीन चलाती और दिन के हिसाब से मैं अपना काम कर लिया करती थी। कुछ पैसे हाथ में आए और जब मैंने वो पैसे पिताजी के हाथ पर रखे तो वो काफ़ी देर तक उन्हें देखते रहे। फिर कहने लगे कि आज सच में लगा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मैंने कहा, पिताजी, आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, एहसान नहीं। वो दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। मैंने अपना दुख बयां कर लिया और पिताजी के ज़ख्मों को महसूस किया। हम एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। वृद्धाश्रम में पिताजी को लाए हुए 1 महीना गुजर चुका था। कमरा साफ था, स्टाफ मददगार था, ये जगह घर नहीं थी। मैं रोज़ सुबह आती, उनकी सेवा करती, सिलाई करती, दवाइयाँ देती और शाम तक वहीं बैठती थी। कभी कभी मैं खुद से सवाल करती, क्या यही समय था जिससे हमेशा मैं डरती रही थी, जहाँ न पति था न वो मायका जो कभी सुकून का पता होता था, लेकिन पिताजी की चेहरे का सुकून मेरे हर सवाल का जवाब बन जाता था। उस दिन भी मैं सुबह के समय पिताजी को दवाई दे रही थी। पिताजी के बाजू पर पुराना नील था, वो अब हल्का सा पड़ गया था। मैंने उस पर दवाई लगाई तो पिताजी कहने लगे कि बेटा, हल्के से लगाना, हड्डी अभी भी दर्द करती है। मैंने कहा, पिताजी, आपको रोज़ दवाई मिल रही है, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा, तुम ही तो मेरा सहारा हो, वरना मैं तो खुद को बोझ समझने लगा था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि पिताजी, बोझ वो होता है जो दिल पर लगे, आप तो दिल के अंदर बसे हो। वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगे कि ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ दे जो तुम्हें मुझसे नहीं मिला। ये सुनते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस जगह से निकलना ज़रूरी है। यहाँ सब कुछ था, मगर वो आज़ादी नहीं थी जो एक इज्जत की ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है। मैंने अपने दोस्त से दोबारा कॉन्टैक्ट किया,
जो पिछले दिनों मुझे यहाँ लेकर आई थी। अंजू, यार, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ मैं पिताजी को ले जा सकूं और साथ में कोई छोटा मोटा काम भी कर सकूं? उसने कहा कि शहर से कुछ दूरी पर एक ओल्ड एज होम है जहाँ लोगों की देखभाल के साथ साथ काम भी मिलता है। यहाँ तक कि रहने की अच्छी व्यवस्था भी है। मैं कल तुम्हें पता करके बताती हूँ। अगले दिन वो खुद वृद्धाश्रम आई और मुझे बताया कि वहाँ तुम्हारे पिता को जगह मिल जाएगी, बस अंकल जी की रिपोर्ट्स और तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए। अगले दिन हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुँच गए। ये एक तरह का वृद्धाश्रम ही था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। साफ सुथरी जगह थी और आसपास हरे भरे पेड़ पौधे थे। पिताजी को एक कमरा मिला जिसमें एक बिस्तर, कुर्सी और एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई थी। ये जगह पहले वाली से कुछ बेहतर लग रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंजू, कम से कम यहाँ दिल नहीं घबराएगा। पिताजी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा कि बेटा, मुझे भी सुकून मिला है। यहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहाँ की इंचार्ज, जिनका नाम अनुपमा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ काम कर सकती हो। मैंने जवाब दिया, सिलाई, कढ़ाई, छोटे मोटे काम, हिसाब किताब, लिखने पढ़ने का भी, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, तो आप हमें बहुत काम आ सकती हैं। हमारे पास एक छोटा यूनिट है जहाँ कपड़ों की मरम्मत और बेडशीट की तैयारी का काम होता है। आप वहाँ शामिल हो जाइए। मैंने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। सुबह पिताजी का नाश्ता, दवाई और मालिश, फिर सिलाई वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। दोपहर को वापस पिताजी के पास आकर उनके साथ वक्त गुजारती। एक दिन जब मैं सिलाई खत्म करके उनके पास आई तो वो खामोश बैठे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे कि आओ बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा कि जी पिताजी, कहिए। उन्होंने कहा कि मैं रोज सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए लाचार हो जाता, किसी कोने में पड़ा होता। मैंने कहा, पिताजी, बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं होती, वो वक्त आने पर माँ भी बन जाती हैं, पिता का सहारा भी बन जाती है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले बेटे के नाम पर किए, शायद इसीलिए कि समाज यही सिखाता है। लेकिन अब जाकर समझ आया कि संतान बेटी हो या बेटा, असली वही होता है जो वक्त आने पर काम आए। उनके हाथ थामकर मैंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब हम सिर्फ आगे देखेंगे। मैं हर दिन पिताजी के जख्मों के साथ अपनी यादें भी ठीक करती जा रही थीं। काम और मामूली जिंदगी ने एक नया रास्ता दिखाया था। अब मैं सुबह सवेरे पिताजी का नाश्ता बनाती, दवाई देती और दोपहर तक वर्कशॉप में बिजी रहती। शाम को जब वापस उनके पास आ जाती, हम बैठकर बातें किया करते। एक शाम में उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो किसी सोच में गुम थे। मैंने पूछा, पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा, फिर धीरे से कहने लगे कि अंजना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे दिल पर एक बोझ है जो अब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा कि जी बताइए। पिताजी ने तकिए के सहारे खुद को थोड़ा सीधा किया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तुम्हारे भाई को अहमियत देकर समझी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी तो पराया धन है। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। उनके चेहरे पर पछतावा था। उन्होंने कहा कि याद है, तुम छोटी थी, बारिश के दिनों में अखिल को छतरी देता था और तुम भीगती हुई स्कूल जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे साईं की हकदार हो। मैंने कहा, पिताजी, वो समय गुजर गया, आप क्यों बार बार अपने आप को तकलीफ देते हो? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ और ये एहसास खुद से मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर करता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैंने तुम्हें हर समय छोटा समझा, तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया, मगर तुमने उस दिन मुझे बचाकर साबित कर दिया कि बेटियां वो कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। मैंने कहा, पिताजी, मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ मेरी मोहब्बत थी, सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, फिर धीमे से बोले कि अंजना, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। शरीर रोज़ थक रहा है, सांस छोटी होती जा रही है। मैं बस एक वसीयत करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, पिताजी, ऐसी बातें मत करो। भगवान ने चाहा तो आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मेरी वसीयत है कि मेरे अंतिम संस्कार पर अखिल नहीं आए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी अर्थी को कांधा दे।
जिसने जीते जी मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब वो किस बात का बेटा है? खून है, खून था, लेकिन सुलूक उसने अजनबी जैसा बना दिया। मैंने नज़र चुरा ली और कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उस रात में काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी से बैठी रही। उन्हें सोते हुए देखा, उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उनकी आंखों में थकन थी। शरीर पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। अगले दिन अनुपमा मैडम ने कहा कि हमें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। किसी बड़ा अस्पताल में इनका चेकअप करवा लो। मैं पिताजी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स देखते हुए कहा कि उम्र के साथ शरीर की रिकवरी सुस्त हो जाती है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, बस दवाई का खास ख्याल रखना होगा। वापसी पर रास्ते में पिताजी कहने लगे कि बेटा, पता है, मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें इन सब का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने कहा कि शायद यही सब मेरा नसीब था और इसी ने मुझे आज तक आपका सहारा बना दिया, और यही सहारा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। पिताजी की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं उन्हें दवाई देने के लिए गई तो देखा कि उनकी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। उनके माथे पर हल्का सा पसीना था। मैं जल्दी से पिताजी के पास गई। मैंने कहा, पिताजी, सब कुछ ठीक है ना? आपकी सांस क्यों उखड़ रही है? उन्होंने हाथ से इशारा किया कि कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं फौरन अनुपा मैडम के पास गई। मैंने कहा कि हम यहाँ डॉक्टर को बुला सकते हैं। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। पिताजी का चेकअप हुआ। उन्होंने दवाई बढ़ा दी। डॉक्टर का कहना था कि उनकी उम्र और शरीर की कमजोरी को देखते हुए यही दवा काम करेगी। बाकी आप लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करो। मैंने अगले दिन से सिलाई का वक्त बढ़ा दिया। बेडशीट के कढ़ाई, कपड़ों की सिलाई, जो भी ऑर्डर आता मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती। शाम को जब थकन से हाथ दर्द करते तो अपने हाथों को देखती और कहती कि यही हाथ मेरे पिताजी का सहारा है, बस थोड़ा और चलो अंजना। पिताजी की दवाई महंगी थी। दवाई के पर्चे देखकर मैं कुछ देर तक बैठी रही। फिर पर्स से आखिरी 500 का नोट निकाला और सोचा कि बस यही बचा है। कल तक कुछ और सिलाई पूरी कर लूँगी, फिर और पिताजी की दवाई आ जाएगी। उसी रात जब मैं पिताजी के पास गई तो वो जाग रहे थे। कहने लगे कि बेटी, मेरे पास बैठो, एक बात करनी है। मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद अब मेरा वक्त करीब आ रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा और सांसें बोझ बन रही हैं। मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, पिताजी, ऐसी बातें मत करिए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, एक वादा करो मुझसे। मैंने कहा कि जी, कैसा वादा? उन्होंने बिस्तर के नीचे रखा हुआ वही अपना पुराना बैग निकाला, मेरे सामने रखा और कहने लगे कि ये बैग तुम अपने पास रख लो। इसमें जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे मरने के बाद इसे खोलना, अभी नहीं। मैंने बैग को उठाया, उसे एक कोने में रख दिया और उनके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको दवाइयाँ टाइम पर दे रहे हैं, आपका इलाज चल रहा है, दवाई से फ़र्क पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने धीरे से कहा कि फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन वक्त का पता नहीं। परेशानी तो वक्त की है, जो बचा है वो गुजर रहा हूँ, शुक्र के साथ, बेटी के साथ। अगले दिन दोपहर को मैं वर्कशॉप में बैठी सिलाई कर रही थी कि एक औरत ने आकर कहा कि अर्चना, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी से आ जाओ। मेरे हाथ से कैंची गिर गई। वह दौड़कर कमरे की तरफ गई। पिताजी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थीं। हाथों की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। मैंने जल्दी से अनुपा मैडम को बुलाया कि जल्दी कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर आए। उन्होंने इंजेक्शन का बंदोबस्त किया। पिताजी की आंखें बंद थीं, लेकिन मैंने उनकी उंगलियां थाम लीं। मैंने कहा, पिताजी, मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। कहने लगे कि बेटा, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा सलामत रखे। ये उनके आखिरी शब्द थे। डॉक्टर ने कुछ समय के बाद उनका हाथ चेक किया, फिर धीरे से कहा कि इनका समय पूरा हो गया। IENM, सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनकर मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। उनके हाथ अपने हाथ में लिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बस दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। अनुपा मैडम ने मुझे सहारा देकर उठाया। अंजना, खुद को संभालो, तुमने अपने पिता की बहुत सेवा की है बेटा। मैंने अपने पिताजी के चेहरे पर आखिरी बार हाथ फेरा और कहा कि आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया
वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। ओल्ड एज होम के ही लोगों ने मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया था। पिताजी की वसीयत के मुताबिक मैंने उनके मरने की खबर किसी को नहीं दी थी, खास तौर पर अखिल को भी नहीं। अनुपमा मैडम ने पूछा कि बेटी, तुमने अपने भाई को नहीं बुलाया? मैंने कहा कि यह पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका वादा निभाऊंगी। कुछ मोहल्ले वाले जो इस ओल्ड एज होम से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, और जब सब लोग वापस चले गए, मैं वहीं अपने पिताजी के बिस्तर पर बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही। मैंने कहा, पिताजी, आपको मैंने बचपन में खो दिया था, फिर जिंदगी ने मुझे आपसे दोबारा जोड़ दिया, और आज फिर आप चले गए, मगर इस बार मैंने आपको बहुत इज्जत से विदा किया। मैं रात को देर तक खामोश बैठी रही। फिर जब मेरी नज़र कोने में रखे हुए उस बैग पर गई जो मुझे पिताजी ने दिया था, मैंने उसको टेबल पर रखा, उस पर हाथ फेरा और कहा कि ये मेरे पिताजी की अमानत है। वादे के मुताबिक मैं इसे अभी नहीं खोलूंगी, लेकिन दिल कह रहा था कि इसमें सिर्फ कागजात नहीं, आपकी मोहब्बत भी है। ये पहली रात थी। मैं सोल्ड एज होम में अपने कमरे में अकेली थी। दीवार पर लटका हुआ उनका पुराना रुमाल और उसके नीचे रखा बैग मेरे दिल और दिल की ज़मीन पर उनकी आखिरी निशानी बन चुका था। पिताजी की मौत को 3 दिन गुजर गए थे। उनकी खुशबू, उनकी आवाज़, उनकी प्रार्थनाएं अभी भी मेरे साथ थीं। चौथे दिन सुबह मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी मुझे अनुपा मैडम की आवाज़ आई, अंजना, दरवाजे पर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं बाहर आई तो देखा वहाँ अखिल खड़ा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। कुछ देर वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा कि मुझे पता चल गया है कि पिताजी की मौत हो गई। मैं खामोश रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दरवाजे के पास दरवाजे को मजबूती से पकड़कर खड़ी रही। उसने कहा कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। आखिर वो मेरे भी पिता थे, उनकी अर्थी को कंधा देने का हक मुझे भी था। मैंने बंद शब्दों में कहा कि हाँ, तुमने तो वह कुछ दिन खो दिया था जब उन पर हाथ उठाया था। पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी, वसीयत के तौर पर, जो तुम्हारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें उनके मरने की खबर नहीं दी जाए, उनकी मौत पर तुम्हें शामिल नहीं किया जाए। मैंने सिर्फ उनकी आखिरी इच्छा पूरी की है। अखिल कुछ देर खामोश रहा, फिर गुस्से से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा तुम सब कुछ संभाल सकती हो? वो मेरे भी पिता थे, तुम अकेली वारिस नहीं हो। मैं खामोश खड़ी रही। फिर उसने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मगर ये गलती की सज़ा मेरे पिता को अंतिम समय में देखना भी नहीं था। मैंने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं था, खुद पिताजी का था। मैंने सिर्फ उनकी आखिरी इच्छा पूरी की है। उसी दौरान अनुपा मैडम आगे आईं और कहने लगी कि बेटा, जो हो गया वो कभी बदला नहीं जा सकता। तुम्हें अफसोस है, यही काफ़ी है, लेकिन जो फैसला तुम्हारे पिता ने किया वो हम सबके सामने था। उनके शब्द कमरे की दीवारों पर भी गूंज रहे थे। अखिल ने मेरी तरफ देखा, शायद किसी हमदर्दी की उम्मीद थी, मगर सब खामोश थे। उसने एक कदम पीछे हटा लिया। उसने कहा कि अंजना, तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं शायद अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन तुम एक समझदार बेटी साबित हुई हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर जाकर मैं पिताजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। मैंने कहा, पिताजी, मैंने आपका वादा निभाया, आपकी बेटी ने आपकी इज्जत की लाज रखी। अगली सुबह जब मैं वर्कशॉप पहुंची तो अनुपा मैडम मेरे पास आकर कहने लगी कि अर्चना, तुमने जो कुछ भी किया वो सबने देखा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए काम कर सकती हो। तुम्हारी सेवा का सिला हम सबके दिलों में है। मैंने सिर झुकाकर कहा कि मैंने कुछ सोचा है, जो काम मैंने यहाँ किया वो अगर मैं दूसरों के लिए करूँ तो बहुत सुकून की बात होगी। उन्होंने पूछा, तो तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा कि मैं एक ओल्ड एज होम बनाना चाहती हूँ, जहाँ वो सब लोग रह सकें जिन्हें उनके अपने छोड़ देते हैं। जैसे मेरे पिताजी को निकाल दिया गया, वैसे ही इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं चाहती हूँ कि वो खुद को लावारिस न समझें। अनुपा मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, एक बेटी होने की, एक इंसान होने की। उस दिन शाम में मैंने वो कागज़ उठाया और लिखना शुरू किया, पिता का घर, यही नाम होगा मेरे सपने का। मेरे पास अभी कुछ नहीं था, न ज़मीन, न सहारा,
बस एक बैग रखा था अलमारी में जो मुझे पिताजी ने दिया था। मैंने वादे के मुताबिक अब तक उसे नहीं खोला था, लेकिन अब समय आ गया था अगला कदम उठाया जाए। मेरे पिता की एक इच्छा तो पूरी हो चुकी थी और अब मैं पिताजी की एक अंतिम वसीयत के रास्ते और पर्दा उठाने वाली थी। पिताजी को गुजरे पूरे 10 दिन हो चुके थे। मैंने इन दिनों में खुद को काम में बिजी रखा, सिलाई, सफाई और वर्कशॉप की निगरानी। वक्त तो गुजरता रहा, लेकिन अंदर जैसी एक हिम्मत बनती जा रही थी जो बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो बैग जो मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी समय में दिया था, उन्होंने वसीयत के साथ मेरे हवाले किया था, जिसे मुझे पिताजी के मरने के बाद खोलना था। उस दिन दोपहर को जब सब खामोशी से अपने अपने कमरों में थे, मैंने अलमारी खोली और बैग को अपने सामने रखा। जिप धीरे धीरे खोली और अंदर झांका। सबसे ऊपर उनकी एक पुरानी शर्ट रखी हुई थी जिसमें उनकी खुशबू बाकी थी। पीछे कुछ कागजात लिपटे हुए थे, एक छोटा सा लिफाफा और एक पुरानी डायरी। मैंने कागजात खोलने शुरू किए। पहले कागज पर नजर पड़ी जिस पर रजिस्ट्री मकान नंबर 121, गली नंबर 3, चांदनी चौक, कॉलोनी, दिल्ली, और आगे भी इसी तरह के 2-3 एड्रेस थे। सबसे आखिरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वसीयतनामा था। मैं रविपाल, मेरी जायदाद और मेरे मकान, मेरी 2 दुकानें मेरी बेटी अंजना के नाम पर की जाती हैं, जिसने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में मेरा साथ दिया और मेरी सेवा की। ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, जिसमें पिताजी के नाम और गवाहों के सिग्नेचर और रजिस्टर्ड की मोहर भी लगी हुई थी। मैंने बैग के अंदर से एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें कुछ रसीदें और भी कुछ कागजात थे जो काफ़ी पुराने थे, जो साफ साफ कह रहा था कि मेरे पिताजी ने जो कुछ जमा किया था वो खामोशी से बिना किसी को बताए मेरी झोली में डाल दिया था। उसी शाम मैंने कागजात अनुपमा मैडम को दिखाए तो वह हैरान हो गईं कि ये तो बहुत बड़ी बात है। अंजना, तुम्हारे पिता ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने उन्हें सर हिलाकर बताया कि उन्होंने ये सब आखिरी समय में वसीयत के जरिए किया। तुम जानती हो, अब तुम इस सब की मालिक हो, कानूनी तौर पर भी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अखिल खामोश रहेगा? उसे खबर भी नहीं है, लेकिन जब खबर होगी तो। मैंने कहा कि तब की तब देखा जाएगा। पिताजी ने मुझे जो भी दिया वो सिर्फ मेरी सेवा का सिला है। 2 दिन बाद वो समय भी आ गया जिसका हमें अंदेशा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर निकली तो अखिल खड़ा हुआ था, चेहरे पर बेचैनी थी। उसने आते ही कहा कि मुझे सब पता चल गया। 2 दुकानें, जमीन और घर सब पिताजी के नाम पर था, वो अब तुम्हारे पास है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि पिताजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मेरे साथ गुजारे, मैंने उनकी सेवा की, तुमने सिर्फ उनका मान तोड़ा। उसने कहा कि तुम बात को गलत रूप दे रही हो, वो मेरे पिता भी थे और पिता की जायदाद में हिस्सा हर औलाद का बराबर से होता है। मैंने पिताजी की हुई वसीयत के पेपर उसके सामने कर दिए। मैंने कहा कि ये रजिस्टर्ड वसीयत है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अखिल सख्त हो गया। अगर तुमने ये कागज मुझे नहीं दिए तो मैं अदालत तक जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, चले जाओ, क्योंकि अदालत में सिर्फ शब्द नहीं, सबूत भी चलते हैं, और मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास सिर्फ इल्जाम। अखिल ने थोड़ी देर खामोशी से मुझे घूरा और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब संभाल लोगी? दुकान का किराया, मकान की मरम्मत, मालिक बनना आसान नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे ही पिता की बेटी हूँ, तुमसे बेहतर संभाल सकती हूँ। इतने में ही अनुपा मैडम बाहर आ गईं और अखिल से कहने लगीं कि हम सब ने देखा है कि अंजना ने अपने पिता की किस तरह से सेवा की है। तुम यहाँ बात नहीं बहस करने के लिए आए हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि खामोशी से यहाँ से चले जाओ। अखिल के पास कोई जवाब नहीं था, वो गुस्से में पलट गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पिताजी की तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, पिताजी, आपने मुझे जो दिया वो मेरा गर्व है और मैं वादा करती हूँ उसका हक ज़रूर अदा करूँगी। अखिल ने कुछ ही दिनों में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। मुझे अदालत से नोटिस मिला जिसमें दावा किया गया था कि जायदाद पर अखिल का हक बनता है और वसीयत जाली है। मैं नोटिस देखकर हैरान नहीं हुई थी, मैं जानती थी कि वो ये सब कुछ ज़रूर करेगा। मैंने फ़ौरन वकील से संपर्क किया और पिताजी की वसीयत, कागजात और रजिस्ट्रेशन की इन्वेस्टिगेशन अदालत में जमा करवा दी, जिससे कार्यवाही शुरू हुई।
अखिल ने अदालत में खुद को लाचार दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चल सकी क्योंकि वो कागजात जाली नहीं थे। साथ ही गवाह भी मौजूद थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि अखिल ने मेरे पिताजी के साथ जीते जी बहुत बुरा व्यवहार किया था। एक औरत ने अदालत में कहा, जज साहब, हमने खुद देखा था कि अंजना अपने पिता की बहुत सेवा किया करती थी, जबकि अखिल उन्हें मारा करता था। अदालत ने फैसला मेरे हक में सुनाया। मैं बहुत खुश थी। अदालत ने वसीयत को पूरी तरह से सही साबित कर दिया था। पिताजी की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरी हो गई। ये न सिर्फ जीत थी, मेरी सच्चाई और सब्र की भी जीत थी। फैसले के कुछ दिन बाद अखिल के घरेलू हालात खराब होने लगे। उसकी पत्नी, जो पहले ही हालात से तंग थी, अदालत में डिवोर्स का दावा लेकर गई। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। अदालत ने पत्नी को बच्चों के साथ उसके मायके भेज दिया था और अखिल को उसकी पत्नी से दूर रहने के लिए कहा। अखिल की नौकरी भी चली गई थी क्योंकि उस पर रिश्वत लेने के आरोप सामने आ चुके थे। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि ये कुदरत का बदला है। हर किसी को उसके की सज़ा मिलती है। इसी दौरान मैंने एक सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। पिता का घर। मैंने पिताजी की जायदाद को बेचकर उसमें एक ओल्ड एज होम बनाने का फैसला किया। वहीं घर जहां कभी अखिल ने उन पर अत्याचार किया था, पुरानी दुकानों को किराए पर दे दिया और उसकी आमदनी से ओल्ड एज होम का खर्चा चलने लगा। पिता का घर में पहली औरत वो थी जिसे उसके बेटों ने अस्पताल में छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग वहां आने लगे जिनके अपने उन्हें बोझ समझने लगे थे। मैं उन लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिलता। एक दिन मैं बाजार से वापस आ रही थी जब मंदिर के बाहर मुझे भीड़ दिखाई दी। पुराने कपड़ों में लिपटा, हाथ फैलाए अखिल बैठा हुआ था। मैं फौरन उसे पहचान गई। चेहरा पीला, दाढ़ी बड़ी हुई और आंखों की चमक गायब हो गई थी। मैं उसके करीब गई और कहा कि मेरे साथ चलो। उसने मेरी तरफ देखा जैसे उसे यकीन नहीं हुआ हो। कहने लगा, तुम? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, क्यों आई हो यहाँ? अब तो सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। मैंने कहा, तुम मेरे किसी काम के आज भी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे पिता के बेटे हो, मेरे भाई हो और रिश्ते कभी मिटाए नहीं जा सकते। मैं उसे ओल्ड एज होम लेकर आ गई थी। मैंने उसे पिता का घर दिखाया जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन इसी तरह के ओल्ड एज होम में हमारे पिता रहे थे और अब समय और हालात ऐसे हो गए कि यहाँ तुम्हें भी आना पड़ गया। वो बहुत ही शर्मिंदा था। हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब उसकी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब वो यहीं ओल्ड एज होम में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया तो वो खुद भी उन बुज़ुर्ग लोगों की सेवा में लग गया जो यहाँ रहते थे। उसे समझ आ गई थी कि उसने जो किया वो बहुत गलत था। मेरा सफ़र यही था जहाँ से शुरू हुआ था। मैंने शादी नहीं की और मैं आज भी इन बुज़ुर्ग लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ। मुझे यही अपने लगते हैं और मैं अपने पिता के घर को सलामत रखने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सिर्फ अपने पिता की ही बेटी नहीं, बल्कि उन सब की बेटी हूँ जो मेरे इस पिता के घर में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम रोशनी है। मैं बचपन से ही अपने माता पिता की, दादा दादी की और अपने पूरे ही परिवार की लाडली रही थी। मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी। हमारे परिवार में ज़्यादातर बेटे ही पैदा हुआ करते थे। मेरे पापा मेरे दादाजी के सबसे बड़े बेटे थे। मेरे 3 चाचा और भी थे और लगभग सभी चाचा की शादी हो चुकी थी। मेरी 2 बुआ जी भी थीं और उन दोनों की भी शादी हो चुकी थी। उन सब के पास भी बेटे थे और मेरे सभी चाचा के पास भी बेटे ही थे। हमारे खानदान में लगभग 9 लड़के थे। मेरे दादाजी को बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके परिवार में कोई बेटी पैदा हो, क्योंकि जहाँ बेटियाँ नहीं होती वहाँ बेटियों की बहुत इज्जत की जाती है और उनको ढेर सारा प्यार दिया जाता है। वैसे तो मैं जिस गांव से बिलोंग करती थी, वहाँ के लोग आपस में बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। हमारे गांव में शहर के लोगों की बहुत इज्जत की जाती थी। जब मैंने अपने परिवार में जन्म लिया तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गई थीं।
आखिरकार मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे और एक ऐसे मुखिया थे जिनकी गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मैं सबकी आंखों का तारा बन गई थी। जब से मेरा जन्म हुआ था तभी से मुझे मेरे घर के सभी लोग ढेर सारा प्यार करते थे। कोई मुझे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे अपने गांव के माहौल से दूर रखा जाने लगा। वैसे भी मुझे अपना गांव पसंद नहीं था। बचपन में ही मेरे शौक बहुत ऊंचे थे और मेरे शौक लगभग सभी ने ही पूरे किए थे। मुझसे सब इतना प्यार करते कि अगर मैं किसी से कोई एक चीज़ मांगती तो मेरे लिए वही चीज़ पूरा परिवार ले आता था। फिर वक्त गुजरा तो मेरे दादा और दादी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी जगह मुखिया जी मेरे पिताजी को बना दिया गया। मेरे सभी चाचा दादा दादी के मरने के बाद अपने अपने परिवार के साथ अलग हो गए, क्योंकि दादाजी ने पूरे परिवार को एक मुट्ठी में करके रखा हुआ था। एक एक करके मेरे दादा दादी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके जाने के बाद ही घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। लेकिन मैं अभी भी सबकी लाडली थी। मेरे पिताजी ने मेरे सारे शौक पूरे किए थे। वो मेरे लिए हर सामान शहर से खरीद कर लाते थे। मैं गांव की बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। हमारे गांव की लड़कियां बड़ी ही सादी जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन मैं 10,000 की आबादी वाले गांव में इकलौती एक ऐसी लड़की थी जिसके नखरे बहुत ज्यादा थे और जिसके नखरे उसका पूरा परिवार उठाता था। एक ऐसी लड़की जिसकी किस्मत सबसे अलग थी, जिसकी किस्मत पर सब लोग गर्व करते थे और सोचते थे कि काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। मैं अपने आप में ही घमंडी थी। मेरी माँ बहुत सुंदर थी और मैंने उनकी ही सुंदरता पाई थी। कुछ ज़माने की बढ़ती टेक्नोलॉजी और शहर के नए नए तरीके में अपनाया करती थीं। जैसे कि हमारे गांव की औरतें बहुत कम ही पार्लर जाया करती थीं। मैं ज़्यादातर शहर आती जाती रहती थी, इसलिए मेरे बाल भी मेरे पिताजी शहर के ही पार्लर में कटवाया करते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरा एडमिशन भी शहर के ही एक स्कूल में करवाया गया था। मेरे पिताजी या मेरे कोई भी चाचा जी रोज़ मुझे अपनी गाड़ी से स्कूल से लेने के लिए आ जाते थे। मगर जब हमारे परिवार के हिस्से बंटवारे हो गए तो मेरे सभी चाचा ने अपने घर अलग अलग बना लिए और उसके बाद मेरी परवाह करने वाले सिर्फ मेरे माता पिता रह गए थे। वक्त के साथ साथ मेरे सारे कज़िन भी बड़े हो गए थे। जो मुझसे बड़े मेरे कज़िन थे उन सभी की एक एक करके शादियां होने लगी थीं और वो लोग भी अपने परिवार में बिजी होते जा रहे थे। 8th क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं शहर में ही रहूंगी और वहीं से ही पढ़ाई करूंगी। मैंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया था कि मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ और कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि तुम हमारी एक ही तो बेटी हो, हमने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, भला हम तुम्हें अकेले शहर में रहने कैसे दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि फिर मेरे साथ आप लोग भी शहर में रहने लग जाइए, लेकिन इस बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो कि शहर में ही रहते थे। मेरे पिताजी ने जब अपने दोस्त से ये बात शेयर की कि हमारी बेटी शहर में रहकर पढ़ना चाहती है, तो उन्होंने मेरे पिताजी से यही बात कही कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी की सोच बहुत अच्छी है। अगर वो यहाँ रहकर पढ़ना चाहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी ना जाने कितनी दूर दूर से आकर लड़के लड़कियां हॉस्टल में रहते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो अपने घर जाते हैं। लेकिन मेरे पिताजी को डर इस बात का था कि वो अपनी बेटी को अकेले शहर में कैसे छोड़ सकते थे। उनके दोस्त ने उन्हें यही समझाया कि सिर्फ तुम्हारी ही बेटी अकेली ऐसी नहीं है जो यहाँ रहकर पढ़ाई करेगी, एंड जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो किसी गांव में, किसी जिले या फिर किसी दूसरे शहर से आकर यहाँ के बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। मेरे पिताजी का दिल उनकी बात सुनकर बेफिक्र हो गया था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उस समय मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए माँ पिताजी जल्दी जल्दी हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। उनका कहना था कि बेटी, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। फिर वक्त गुजरता गया, मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई। उन लोगों को मेरे बिना रहने की आदत हो गई। वो लोग महीने में एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाया करते थे और मैं भी छुट्टियों में अपने गांव चली जाती थी। लेकिन शहर में रहते हुए और शहर के माहौल में घुल मिल जाने के बाद मुझे अपना गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रहकर जॉब भी करनी चाहिए। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारे गांव में मेरे पिताजी की बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई थीं, उन पर अनाज उगता था,
खेती बाड़ी होती थी, हमारा बड़ा सा घर था। मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये भी मेरा शौक था और मैं अपने शौक के लिए ही जॉब करना चाहती थी। ये बात जब मैंने अपने माता पिता से शेयर की तो उन लोगों ने मुझे इस बात के लिए मना भी किया, लेकिन मेरी जिद के आके उनकी एक ना चलती थी और उन्होंने मेरी इस बात को भी स्वीकार कर लिया। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं जवान हो गई थी और मुझे नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। मैं यहाँ अपना कमाती और अपने ऊपर ही खर्च कर लिया करती थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। गांव के लोगों से मैं दूर दूर ही रहना पसंद करती थी। जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे गांव बुलाते, मैं उनको इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमारे गांव की लड़कियों के कपड़े पहनने का ढंग भी मुझे बड़ा ही अजीब लगता था, क्योंकि मुझे शहर में रहते हुए लगभग 1011 साल हो गए थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि शहर में नौकरी करते करते मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ऐसी जॉब तो हर इंसान का सपना होती है। गांव में मेरा नाम ऊंचा होने लगा था कि गांव की बेटी सरकारी अफसर बन गई है। अब मुझे लगभग 6 महीने हो गए थे और मैं काफ़ी समय से अपने पेरेंट्स को टाल रही थी कि मैं काम में बिजी हूँ, अभी आप लोगों से मिलने नहीं आ सकती। उन लोगों को मेरी बहुत याद आ रही थी और वो बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि बेटा, तुम घर कब आओगी? तुम्हें यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया और 2 महीने पहले ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं रहने आई तो हम तुमसे वहाँ मिलने के लिए आ जाएंगे। अब मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी और वो लोग चाहते थे कि मैं लगभग 2-3 महीने के लिए उनके साथ रहूं। मैंने सोचा कि 2-3 महीने के लिए तो नहीं, 1 हफ्ते के लिए मैं गांव जा सकती हूँ। इसीलिए मैंने गांव जाने के लिए अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। मैं जब गांव पहुंची तो मेरे माता पिता के बिहेवियर ने मुझे हैरान कर दिया था। इस बार उन्हें मेरी कामयाबी और नौकरी की कोई खास खुशी नहीं हुई थी। शायद उसकी वजह ये थी कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम काफ़ी अमीर लोग थे और माँ पिताजी के मरने के बाद। वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही था, तो मुझे नौकरी करने की या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मेरी ये नौकरी मेरे माता पिता के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन मेरे माता पिता के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी थी और वो थी मेरी शादी। मुझे लगा ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि मैं खुद को अभी इस काबिल नहीं समझती थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा मानना था कि लड़कियों को पहले अपनी ज़िंदगी को फुल एंजॉय कर लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। लेकिन इस बार मेरे घर में आते ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी सुना दी थी कि हम तुम्हें अब वहाँ नहीं भेजेंगे, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि माँ पिताजी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैंने तो अभी नौकरी करनी शुरू ही की है और आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। वैसे भी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले के लिए थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। लेकिन उनका जवाब बहुत ही सिंपल और सीरियस था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिद पर हमने तुम्हें शहर भेजा, जबकि हमने कभी तुम्हारी शिक्षा को ज़रूरी नहीं समझा। हमने अपनी ज़मीनों की देखभाल को ही अपनी ज़िंदगी का असल मकसद माना है। तुमने नौकरी कर ली, ये तुम्हारी मेहनत है, मगर शादी हमारा फैसला है। उस समय मुझे उनकी बातों से आइडिया हो रहा था कि ये समस्या बहुत पुरानी थी। उन्होंने मेरे लिए लड़का भी देख लिया था और मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया था, और वो लड़का कोई और नहीं, हमारे गांव के जमींदार जी का बेटा राजपाल था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन हमारे गांव के लड़के लड़कियों के रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए जाते थे। उन्हें उसूलों के हिसाब से मेरे माता पिता ने भी मेरा रिश्ता गांव के सबसे अमीर इंसान के बेटे के साथ लगा दिया था। राजपाल देखने में अच्छा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास गांव की बहुत सारी जमीनें थीं। वो हमसे भी ज्यादा अमीर पिता का बेटा था। ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शहर के किसी पढ़े लिखे और अच्छे लड़के से शादी करूंगी, अपने पेरेंट्स को मना लूंगी। वैसे भी बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर बात को माना है, मगर ये बात मेरे पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि तुम्हारी शादी राजपाल से ही होगी और अब हम तुम्हारी शादी करके ही तुम्हें शहर भेजेंगे। उन्होंने मुझे अब भी राजपाल का फोटो दिखाया। वो सच में बहुत अच्छा था। सुना था कि वो एक अच्छा, समझदार और इज्जतदार इंसान है। खुद से सवाल किया कि क्या ये मेरी जिंदगी का सही फैसला होगा। मेरी जिंदगी में
इस समय किसी और लड़के की मोहब्बत नहीं थी और यही वजह थी कि मैंने अपने माता पिता की बात मानने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो लोग इस बार अपने फैसले पर अटल थे। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर बात मानी थी और उनका कहना था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो शायद मेरे परिवार से मेरा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उनकी मर्जी पर अपना सर झुका दिया था। मगर मैंने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद मैं शहर जाकर अपनी नौकरी ऐसे ही करूंगी जैसे अभी कर रही हूँ, और मेरा पति भी मेरे साथ शहर ही जाएगा। मैं यहाँ गांव में नहीं रहूँगी।